से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस टॉपिक पे थोड़ा अपने व्यूज जो है वो शेयर करें पार्टिसिपेंट्स के साथ। रेसलर थी जिसका नाम विनेश फोगाट था। विनेश फोगाट ने प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई और आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क भर में कितने प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए। तो ये मानना चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। प्रॉब्लम एक ही आती है कि जो विमेन है, जो विक्टिम्स होती हैं, वो सामने हिम्मत नहीं जुटाती कि वो सामने आके कंप्लेंट करें उस आदमी के खिलाफ। वो आदमी चाहे वो उसका सुपीरियर ऑफिसर भी हो सकता है, उसका कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी शख्स उस वर्क प्लेस पे हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज जो है ना, एक स्पीकिंग कल्चर आप बनाइए। अगर आपके साथ कोई गलत इंसिडेंट ऐसा होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, तो बोलने की ताकत जो है वो आप रखें और बाकी लॉज वगैरह जो है वो आप। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा जो लीडिंग क्रिमिनल लॉयर पुंछ की हैं, एडवोकेट धीरज कौर जी, उनसे रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो औरतें बैठी हैं, आप सब पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आज ड्यूटी आयद होती है कि आपको अगर यहाँ पे पुलिस को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, ऑनरेबल जजेस को अगर आपके सामने आके इस एक्ट की बात कर रही है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो वासिफ आप करती हैं औरतों को बात करने में, कहूंगा ये ऊपर वाले की तरफ से एक अलामत है। तो बात करने में आपने पॉश एक्ट के बारे में बात करनी है। जब मोहल्ले में जाना एक्ट 2013, इसको गूगल करो, इस आकृति लाओ। I would again thank Honorable Chief Justice, Honorable Subject Secretary Dalsa, or the August gathering and the advocates for letting me speak. Thank you. धन्यवाद। जय। तो अक्यूज्ड पे भी पूरा उसको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। सिर्फ नहीं कि हमने विक्टिम को दे दिया फैसला, तो जैसे सर ने कहा इसमें पेनल्टीज है, कुछ फाइन हो सकता है, बट दीज पेनल्टीज आई थिंक शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट सो दैट कि एवरीवन थिंक्स बिफोर गोइंग टू दिस टाइप ऑफ एक्ट। ये जो चीजें हैं ये अगर करेंगे। थर्ड, मुझे लगता है कि जो हमारे बाइस स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी एम्पावर्ड होना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसे शेड्यूल्स बनने चाहिए कि वो कुछ ऐसा गलत देखते हुए उस पर एक्शन कर सके, उस पर बात कर सके। नॉर्मली बाइस स्टैंडर्ड्स अवॉइड करते हैं कि हम खुद कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो अवॉइड करना बनता है। और फर्स्ट हमें हमारी लेडीज को, सभी को फील हो कि वो एक रिस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी के साथ वहां पे काम कर सकें। वहां एक मैंडेट होना चाहिए, इन सब जगह पे रिस्पेक्ट इन सब की होनी चाहिए। गवर्नमेंट को प्रयुक्त पड़े करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस हैं वो नेशनल कन्वेंशन से भी मिलती है। तो ये जो गाइडलाइंस है इनके होते हुए ये एक्ट उसमें आया है, मिलिट्री है, इवन उनपे ये लिस्टिमेट है कि उनको इंश्योर करना है हरासमेंट वाला कोई भी वहां पे टाइप की ड्यूटी है आपको सेफ से उनके पास वहां काम कर रही है, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट पावर जो है अच्छे से लागू नहीं किया जा सकता है। क्या कि उन्हें जो सेक्सुअल अनवेलकम टच होता है, तो सेक्सुअली कलर रिमार्क्स पास करता है, फिजिकल पार्ट्स का दिखाना दिखाना, ये जो सारे हैं इस चीज में आते हैं। हमारे कमेटी की बढ़ती की बहुत अच्छी सी उन्हें मुद्दे लाया है डोमेस्टिक वर्कर जो भी हमारे घर में काम। प्लस ये कहा गया कि अगर कहीं पे कुछ है दो आदमी के बीच, कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट, वो पहले दिया गया है हमारे जो एम्प्लॉयड है, अगर कहीं पे सेक्सुअल हरासमेंट किसी लेडी के साथ होता है तो उसको उसकी पेमेंट भी करनी है। देन उन्हें एक और बड़ी इसमें रिकमेंडेशन है कि जो हम इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के अलावा वहां एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए। तो ये तो जज साहब इसको क्लियर करेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे इतना इसका नहीं है, ये भी इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है। विशाखा नाम की वो आगे आती है, उसकी औरतें सब आगे आती हैं, तो उसी से जो है विशाखा गाइडलाइन पे ही आज एक्ट जो काम करता है उसी से स्टार्ट हुआ। तो सेक्सुअल हरासमेंट की अगर हम बात करें तो किसी शरारत तरीके में किसी लड़की का रास्ता काटना, उसके जो है कपड़ों पे या उसकी पर्सनालिटी पे कोई भद्दा कमेंट करना, ये सब जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर ही आता है। उसके अलावा अगर इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे में आपका टाइम नहीं लूंगी। तो उसके अलावा अगर ये है इस एक्ट के अंदर अगर किसी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, उसमें जो है कहीं छोटी लेवल पे यानी डोमेस्टिक हेल्पर्स वगैरह के साथ अगर ऐसा काम होता है, वहाँ पे लोकल कमेटी अगर उसको वो रिटर्न में कंप्लेंट देती है, जो भी एग्रीड वुमेन होगी उसको कंप्लेंट देती है, तो वो आगे उसकी सारी प्रोसीडिंग्स करता है।
ये इसीलिए ये जो है लोकल कमेटी के लेवल पे एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है इस एक्ट में। और ऐसा है कि विद इन 3 मंथ्स जो है वो एग्रीव्ड वुमन होती है वो इसकी कंप्लेंट दे सकती है विद इन 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में। उसके अलावा भी अगर किसी वजह से वो डरी है या कुछ इस कंडीशन में है वो नहीं कंप्लेंट कर सकती, उसके बाद भी इसकी कंप्लेंट कर सकती है। कई बार क्या होता है फीमेल मर भी जाती है, कुछ ऐसी पीड़िता होती हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था वो मर भी जाती हैं, तो उनकी फैमिली का या उनके हक पे कोई भी आके ये कंप्लेंट जो है उस नोडल ऑफिसर को कर सकता है। मेरी कोलीग्स यहाँ पे बहुत सारे हमारी, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर मेल फैकल्टी को ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें समझाना उनको है कि वो लोग गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हम जिस एक्ट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं पॉश एक्ट के बारे में, सबसे पहले यहाँ पर लीगल फ्रेटर्निटी से लोग जितने भी मेरे यहाँ पे डीएसपी साहब थे उन्होंने भी इस एक्ट के बारे में डिटेल बात की। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कमेटीज के बारे में, मुझे लगता है आप सबको वो चीज एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। जैसे हम लोग अपने घर के अंदर होते हैं तो हमारी माँ हमारी हिफाजत करती है, बात करनी है कैसे उठना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे हमें एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करता है वर्क प्लेसेस के ऊपर। आई मस्ट से कि यही एक्ट है जो हमें वर्क प्लेसेस पर ये सेक्सुअल हरासमेंट का ये जो एक हम कहेंगे कि आज के दौर में हमारी सोसाइटी में एक नया एक चलन हो गया है, उस चीज से हमें माँ की तरह प्रोटेक्ट करता है। जरूरत ये है कि अभी जैसे सबने कहा कि हमें इससे हमें अपनी बात कहनी है। सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी एक्ट कोई भी इंसिडेंट होता है हमें बोलना है। बोलेंगे नहीं तो वो चीज बढ़ते अभी अगर हम देखें हमारे साथ निर्भया केस की अगर आप बात करेंगे, सर ने भी विशाखा केसेस के बारे में बात की। अभी रिसेंट मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं जो कलकत्ता में आई थिंक वो डॉक्टर बेटी का केस हुआ रेप का। आप सबको पता होगा हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ कितनी बुरी तरीके से कितनी दरिंदगी की गई कि उस बेचारी को अपनी जान से ही हाथ धोने पड़े। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जो अपने बच्चे को इतने तरीके से पढ़ाया, एमबीबीएस की डिग्री के लिए उसको घर से भेजते और उनको इस सेक्सुअल हरासमेंट के चलते हुए उस बेटी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पर भी आपको लगता है कि कुछ इस किस्म के एक्ट्स हो रहे हैं, हमारे पास जैसे इंटरनल कमेटीज है, लोकल कमेटीज है, कमेटीज कंस्टिट्यूट हो गई है नो डाउट, बट ये इंप्लीमेंट तभी होंगी जब विक्टिम सामने आएगी। विक्टिम सामने आएगी, अपनी बात रखेगी, अपनी पीड़ा रखेगी सामने, तो उसका रिड्रेसल किया जाएगा। तो मैं हाई कोर्ट में भी अपील, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ उस लेडी को नहीं मिला। ये काफी चर्चा में रहा ये केस। कुछ लेडीज जो एजुकेटेड लेडी थी, कुछ और कि उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए। रास्ते कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए डालसा पुंछ ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो शॉर्ट में पॉश एक्ट जिसे कहा जाता है, और जो एक्ट 2013 में जो है इलेक्ट किया पार्लियामेंट ने, उस एक्ट के हवाले से डागमुल्ला की कॉन्फ्रेंस हॉल में एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया था। और ये प्रोग्राम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनके कोलैबोरेशन से जो है कंडक्ट किया गया था। और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे लर्न सीजीएम पुंछ थे, उसके अलावा डीवाईएसपी हेडक्वार्टर पंकज सुदन जी थे, और रिसोर्स पर्सनस जो हैं इसमें प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पुंछ एडवोकेट शौकत अमीन मनहास साहब जो थे, और एडवोकेट धीरज कौर मैडम जो थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का एक ही मकसद था कि लोगों में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है उसके हवाले से लोगों को आगाह करना था, उनके अंदर एक अवेयरनेस जो है वो पैदा करनी थी। क्योंकि रोज़ बरोज़ हम ये देखते हैं कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स जो हैं रोज़ बरोज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो है ये कमेटी जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उस कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, वो कमेटी जो है इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करेगी, रिकमेंडेशंस जो है वो कैसे आगे जो अपने एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस एक्ट के अंदर है उनको कैसे वो रिकमेंडेशंस देगी, उन रिकमेंडेशंस पे कैसे जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो प्रॉस एंड कॉन्स इस एक्ट की क्या है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट जो है वो लानी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे जो है एक डिस्कशन और डेलिब्रेशंस की गई और एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई। तो मुझे यकीन है कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम से
जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे थे, सोशल वेलफेयर के एम्प्लॉइज जो वुमेन थी वो थी, और बाकी पलाश और परीक्षा के बच्चे आए हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा होगा और वो अपने घरों में और अपने जो आसपास के लोग हैं उन तक भी इस एक्ट के बारे में जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। सब एक यही मैसेज दूंगा कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक्ट तो है, कानून तो हर जगह पे बने हुए हैं, खाली पॉश एक्ट नहीं बल्कि बहुत सारे एक्ट्स जो हैं ऑलरेडी जो है इन एग्जिस्टेंस में है। इशू एक ही आता है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट का होता है या कुछ होता है तो लोग उस पर जो है बात नहीं करना चाहते हैं। उस एक्ट को सामने लाने में कहीं ना कहीं एक डर और एक शर्म जो है वो महसूस करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लेडीज जो वर्किंग वुमेन है उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपके साथ अगर कहीं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट अगर पेश आता है तो आप उस एक्ट को जो है कमेटी जो बनी हुई हैं उन कमेटीज़ तक ये इंसिडेंट जो है वो लेके आए सामने, सो दैट कि उनके साथ जो इंसाफ हो सके। तो सबसे बड़ी बात है कि वो बोलना सीखें, ये नहीं कि वो शर्म महसूस करें, वो डर महसूस करें। तो मेरा यही मैसेज होगा आपके माध्यम से कि वो बोलना सीखें। तो अवेयरनेस न होने की वजह से कुछ ना कुछ लोग जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, कंप्लेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोच ने आज यहाँ पे एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था कि इस एक्ट के बारे में हम लोगों को अवेयर करें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम अवेयर करें, ताकि किसी के साथ हम कहीं भी अगर ज्यादती हो तो वो इसके बारे में वो कंप्लेंट प्रॉपरली फाइल कर सकें। इसमें अवेयरनेस में एक्ट के बारे में अवेयर किया गया। उसके बाद कौन से एक्ट से हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनके बारे में लोगों को बतला दिया गया, उसके बारे में अवेयर किया गया। फिर उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसको प्रिवेंट करने का क्या क्या मैकेनिज़्म है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मैकेनिज़्म रखा है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है, उसके बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से वो काम करेगी, किस तरह से कंप्लेंट्स को लेगी और किस तरह से डिस्पोजल करेगी, इस बारे में। उसके बाद पावर्स जो कमेटी की है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। उसके बाद रोल कमेटी का क्या रोल है, इंडिविजुअल मेंबर्स का क्या रोल है, एम्प्लॉयर्स का क्या रोल है और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका क्या क्या रोल्स है, इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। तो बहुत से स्पीकर्स जो थे हमारे पास, उन्होंने इस बारे में जो है रोशनी डाली। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है ये काफ़ी कामयाब रहा और लोगों को सेक्शुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में जो है ये अवेयर किया। इसमें ऑनरेबल जज साहब एक चीज़ देखी गई है कि जा रहा है, हुआ भी है काफ़ी बार हमारी कंट्री के अंदर। आओ जो पिछले दिन में पेश आया कोलकाता का ऐसे इंसिडेंट्स बीच में कभी कभी सुनने को मिलते हैं और लेडीज़ के खिलाफ बड़े दुख भरे होता है। इंसान जिस चीज़ों को देख के बहुत डर जाता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोसाइटी की सिटीजन्स है, कि हर सोसाइटी का एक सिटीजन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह के कोई एक्शन, अगर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है। एक लेजिस्लेशन होती है कि ये लेजिस्लेट किया गया है, लेजिस्लेशन के बाद उसमें बताया जाता है कि ये लॉ बन गया है, ये ऑफेंस हो गया। जब ऑफेंस हुआ है उसके बाद अगर कोई करता है तो वो उसने ऑफेंस किया। अगर किसी भी शख्स ने ऐसा कुछ इंसिडेंट किया तो वो उसने ऑफेंस किया। ऑफेंस के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया है यहाँ पे, जुडिशरी है, कोर्ट से वहाँ पे आपको पता है कि प्रॉपर वे में ट्रायल होती है। तो वो तो चीज़ें चल रही है सर। बाकी रही जहाँ कोर्ट्स की जो भी बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जो है वो हमेशा लेडीज़ के जो विक्टिम्स का है उनका पक्ष लिया है, उनको प्रोटेक्ट किया है। डिफरेंट टाइम टू टाइम, हर टाइम जब भी जरूरत पड़ी बहुत सी गाइडलाइंस इसमें दी है। विक्टिम का रिहेबिलिटेशन, विक्टिम की ट्रीटमेंट, कंपनसेशन, एवरीथिंग। तो लॉ में तो कहीं कमी नहीं, इन्फोर्समेंट में कहीं ना कहीं कमी हमें नजर आती है। आप बतौर सीनियर जज होने के नाते से जम्मू कश्मीर के तो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आज के इस मौके से क्या पैगाम दोगे, पर्टिकुलरली इस लॉ के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के माँ बाप हैं, सबसे ये कहता हूँ कि अपने घर में सबसे पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें।
अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, उनको ये बताएं कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी उनकी क्लास में जो है वो उनकी नहीं है। जब तक ये हम लोग अपने घरों में उनको ये चीज़ें इनकल्केट नहीं करेंगे, उनके जहनों में नहीं डालेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें नहीं करनी है, बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देंगे, तब तक हमारा माशरा जो है सुधर नहीं सकता है। माँ भी एक औरत है, माँ को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना, अपने बच्चे को स्ट्रिक्टली इस तरह से वो चीज़ें डाले, उसके जहन में डाले कि जितनी भी औरतें हैं ये तुम्हारी बहनें हैं, तो घर से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। उसके बाद सेकंड ये था कि हमारे JNK में हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हर एक आदमी जो है वो औरतों की इज्जत करे। हमारी पॉपुलेशन 50% औरतों की है और कोई भी स्टेट या कंट्री जो है वो तरक्की नहीं कर सकता अपनी 50% पॉपुलेशन को दरवाजे के पीछे बंद करके। आज वो दौर है कि औरतों और मर्दों को एक ही जगह काम करना पड़ेगा, देश की तरक्की के लिए करना पड़ेगा, फैमिली की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें उनको एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हर इंडिविजुअल की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको, औरतों को जो है वर्क प्लेस पे एक सेफ इन्वायरमेंट दें, औरतें सेफ फील करें, वो उसको किसी किस्म का औरतों को डर न हो कि मैं कहीं नौकरी पे जाऊँगी, वर्क प्लेस पे जाऊँगी तो जाते हुए या वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं मेरे साथ भी जाती हो। तो हर सोसाइटी के हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने फेलो सिटीजन के साथ एक बेहतरीन रवैया अख्तियार करें।